बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि पादप जनन की। हमने आपसे पहले ही कहा, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारे दादी हैं, दादा हैं और अब हम हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हर प्रत्येक जीवधारी, चाहे पेड़ पौधा हो या जंतु हो, अपना संतान को उत्पन्न करता है और वो आगे चल के संतान बड़ी होती है, वृद्ध होती है और इस प्रकार से एक संसार पूरा चलता रहता है। इसी क्रिया को साधारण भाषा में हम जनन कहते हैं। आज हम बच्चे जैसा बात कर रहे हैं, सिर्फ पादप जनन की बात करेंगे। पादप जनन का साधारण भाषा में अर्थ ये होता है कि जब नर एवं मादा दोनों संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के बाद उनसे एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, उस संरचना से आगे चल के नई संतान उत्पन्न होती है। इसी को हम जनन कहते हैं। जब यह पौधों में होती है तब हम उसे पादप जनन कहते हैं और जब ये जंतुओं में होती है तो उसे हम जंतु जनन कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पादप जनन की। पादप जनन की बात करते हैं तो प्रकृति ने जैसे जीव जंतुओं में जनन करने के लिए अंग बनाए हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी जनन करने के लिए अंग बनाए हैं। उनको हम पादप जननांग कहते हैं। पादप जननांग कहते हैं। पादप जननांग जैसे जंतुओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से यह पादप जननांग भी पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये सभी जननांग, सभी पादप जननांग पुष्प के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया है, पुष्प के बाहर की ओर बाह्यदल पुंज हरे रंग का, जो कि एक तरीके से संरक्षक का काम करता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। उसके ऊपर जो है दलपुंज होता है जो रंगीन होता है, कभी सफेद होता है। सुगंध कईयों में सुगंध अच्छी देता है, कईयों में सुगंध कम देता है। इसके अलावा दो और जो है अंग होते हैं, जिनमें एक को हम जो है नर अंग बोलते हैं। इस नर अंग को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में पुंकेसर एक पतले धागे जैसी संरचना होती है और ये धागे जैसी संरचना सबसे ऊपर की ओर एक मुकुट जैसी संरचना में समाप्त हो जाती है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और यह सब लैंगिक प्रजनन में होता है। बेटा, हम एक बात बताना आपको थोड़ा सा भूल गए। पौधों में जननांग के बाद यह प्रजनन या जनन की क्रिया पौधों में दो तरीके से होती है। पहली अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया, दूसरी लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया। अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा का युग्मन या आपस में संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न होती है। ख्याल रखना, अलैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा का कभी भी युग्मन नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी संतान होगी। लेकिन लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा का युग्मन होना बहुत जरूरी है। अब जब युग्मन होगा तो उसके लिए प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के अंग बनाए हैं। जैसे पौधे में नर जननांग को सबसे पहले तंतु एवं परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में घर के आटे जैसी या रवे जैसी
बहुत सारी संरचना पड़ी होती है जिन्हें हम परागकण कहते हैं। परागकण को ही, परागकण के अंदर ही युग्मज मौजूद होते हैं जो कि निषेचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार से मादा जननांग होते हैं जिनको हम जो है मादा जननांग होते हैं जिसके सबसे नीचे की ओर अंडाशय होता है, उसमें अंडा संरचित होता है। वो आगे चल के एक स्टेज के प्रकार की संरचना होती है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। हिंदी में इसको बेटा हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इस वर्तिकाग्र का मुख्य काम परागकण को अपने ऊपर ठहराना है और ठहराने के बाद में उस परागकण को एक पराग ट्यूब निकलती है या पराग निकालता है और इसी वर्तिकाग्र या स्टाइल के द्वारा अंडाशय तक जाती है। मतलब कहने का हमारा लैंगिक पादप प्रजनन में यह है कि नर जननांग के अंदर उपस्थित नर युग्मक, मादा जननांग के अंदर उपस्थित मादा युग्मक आपस में युग्मन कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में युग्मनज की संरचना बनाते हैं जो आगे चल के बीज का रूप धारण करती है और बीज आगे चल के अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। अब हम बेटे सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की। बेटा ख्याल रखना, अलैंगिक प्रजनन में कभी भी दो युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं। एक ही पौधा अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करेगा। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात। बिना संपर्क में नर मादा आए हुए नई संतान उत्पन्न हो जाए, रेडीमेड काम बेटे। इसके लिए विभिन्न कई तरीकों से अलैंगिक प्रजनन होता है। इस अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले बहुत साधारण सा प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन का, जिसे हम खंडन कहते हैं। खंडन का अर्थ साधारण भाषा में टूटना होता है। आप चले गए खेत में बेटा, खेत से गन्ना तोड़ लाए और गन्ना तोड़ के आपने उस एक गन्ने के 4 टुकड़े कर दिए। इसको हम गन्ने का खंडन कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अलैंगिक प्रजनन खंडन विधि से होता है। उदाहरण के लिए शैवाल या काई। जैसे अपन तालाब पर जाते हैं, तालाब के पानी के ऊपर अपन ने हरे रंग की काई देखी है। ख्याल रखना, ये हरे रंग की काई कुछ नहीं है, ये हरे रंग की काई स्पायरोगायरा की होती है। अब ये स्पायरोगायरा खंडन विधि से कैसे अलैंगिक करता है, इसका हम आपको चित्र बताते हैं। यह स्पायरोगायरा का एक तंतु है, जिसकी एक यह कोशा है, जिसकी सिर्फ एक कोशा है। इस कोशा के अंदर बेटा आप देख रहे होंगे कि स्पाइरल जैसे जो है सांप चलता है उस तरीके की एक हरी संरचना पड़ी होती है। इस हरी संरचना को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट इस पौधे का भोजन का निर्माण करता है। इस खंडन में जैसे बेटा इसकी एक कोशा ये है स्पायरोगायरा की, ऐसी इसकी एक कोशा ये भी है। हमने क्या किया कि ये जो है स्पायरोगायरा या काई जो है तालाब के पानी में पड़ी हुई है। हमने जाके एक पत्थर इस काई के ऊपर मारा। काई के ऊपर पत्थर मारने से इसके कई टुकड़े हो गए। एक तो बेटे इसका ये टुकड़ा रहा यहाँ पे, इसका दूसरा टुकड़ा ये हो गया, इसका तीसरा टुकड़ा ये हो गया। हर टुकड़े में यह क्षमता होती है या यह गुण होता है कि ये आगे चल के अपना नया पौधा
फिर से स्पाइरल वगैरह या कायिका बना लेता है। इसको ही हम साधारण भाषा में खंडन की विधि से अलैंगिक प्रजनन पादप का कहते हैं। बहुत सिंपल सा। अगर घर में बेटा एक डोरा लाओ, उसे कैंची से कई टुकड़े काट दो, हर टुकड़ा अपने आप में दोबारा से बड़ा लंबा धागा बन जाए तो वो खंडन की विधि से अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। चलिए दूसरा हम प्रजनन देखते हैं, मुकुलन। मुकुल का साधारण सी भाषा में अर्थ होता है, मुकुलन का साधारण सी भाषा में अर्थ होता है, मुकुलन का साधारण सी भाषा में मतलब है एक छोटी सी गांठ का बन जाना। गांठ का बन जाना बेटा बहुत आसान बात है। घर में आलू आते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ये आलू आया है, इस आलू के ऊपर एक छोटा सा आलू और लगा होता है। आप मम्मी से कहते हैं, मम्मी ये कैसा आलू, एक बड़े आलू के ऊपर छोटा आलू लगा हुआ है। ये जो छोटा आलू जो लगा है, ये बताता है कि इसके ऊपर ये मुकुल लगी हुई है। मतलब साधारण सी भाषा में मुकुलन अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें कोई भी पौधा पौधे के किसी भी भाग में एक छोटी सी गांठ बन जाती है, जिसको हम जो है बड कहते हैं या कलिका कहते हैं, जो आगे चल के बढ़ती चली जाती है और बढ़ने के बाद में पहले छोटी सी कलिका बनेगी। चलिए उसका उदाहरण ले लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। आपके घर में बर्थडे होती है ना, हाँ या ना? बर्थडे होती है, जिसको हिंदी में हम बरसगांठ बोलते हैं। बरसगांठ के दिन मम्मी घर में या तो केक बनाती हैं या बाजार से केक आता है, और मम्मी कहती है पापा से कि आज केक लेके आना शाम को 5 बजे, आज हमारे बेटे की बर्थडे है। पापा केक लेके आते हैं। आपने सोचा है ये केक जो बनता है, केक के अंदर जो है एक प्रकार का पौधा डाला जाता है, जिसका साधारण सी भाषा में खमीरा कहते हैं। इसी खमीरा की वजह से ही यह केक स्पॉन्जी दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है जैसे जो है फोम की गद्दे का एक टुकड़ा है। इसको हम खमीरा बोलते हैं और इसी का नाम अंग्रेजी में यीस्ट कहलाता है। यह यीस्ट ही एक ऐसा पौधा है जो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया मुकुलन के द्वारा करता है। अब बेटे बात यह आई कि ये यीस्ट होता कैसा है और कैसे ये क्रिया करता है। आपने घर में मम्मी की बिंदी देखी है, मम्मी ऐसी गोल बिंदी लगाती है, गोल बिंदी के अंदर एक छोटी सी बिंदी और होती है, और इसके अंदर डिजाइन बनी होती है। ठीक उसी प्रकार का यह खमीरा या यीस्ट होता है। इस खमीरे में किसी भी भाग में, इस खमीरे के किसी भी भाग में एक छोटी सी, किसी भी तरफ, जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही एक छोटी सी कलिका या गांठ बन जाती है। ठीक है, ये गांठ बड कहलाती है या मुकुल कहलाती है। इसको हम हिंदी में मुकुल कहते हैं। मुकुल मतलब गांठ या कलिका। यह कलिका, जैसे ये कलिका बनाता है पौधा, इसका नाभिक जो है धीरे धीरे ये नाभिक टूट जाता है। इसका ये नाभिक है, ये नाभिक टूट जाएगा। टूटने के बाद में
इसके एक नाभिक नई कलिका में चला जाएगा, एक नाभिक पुरानी कलिका में चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में बनी हुई दीवार धीरे धीरे सक्रिय होती चली आती है, और सक्रिय होने के बाद में ये दीवार धीरे धीरे और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक खमीरे से दो खमीरा बन जाते हैं। बना हुआ नया खमीरा धीरे से इस पुराने खमीरे से अपना संबंध तोड़ देता है। जैसे बेटा तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे, तुम जो है अपने यहाँ से जो है दूसरी जगह नौकरी करने जाओगे, घर से अलग जाके रहोगे, अपना अलग घर बनाओगे, अपना अलग घर में रहोगे, पापा तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुम्हारा अपना वहां घर होगा। ऐसे ही एक खमीरे ने अपने दो घर बना लिए हैं, दो घर बिल्कुल अलग हो गए हैं, और हर खमीरे का भाग अपना नया खमीरा बना के अपना जीवन यापन करता है। फिर नया खमीरा बना, उसने फिर कलिका बनाई, फिर नया करके जो है अपना तंतु बना दिया। इस प्रकार से जो भी क्रिया होती है जिससे एक से दो, दो से चार, चार से छह बनते रहते हैं, उन्हें हम मुकुलन, अलैंगिक पादप प्रक्रिया या पादप जनन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आई? हमेशा याद रखना, मुकुलन की बात होगी, खमीरे की बात होगी, जहां खमीरे की बात होगी वहां बर्थडे बनाना कभी नहीं भूलना। सदैव बर्थडे को याद रखना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में तीसरे प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसे हम बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यह तरीका अलैंगिक प्रजनन का इन दोनों तरीकों से थोड़ा सा हटके है। इसमें बीजाणु निर्माण में, चलो बीजाणु निर्माण को समझाने से पहले अपन थोड़ी सी अपने घर की बात करते हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा बाजार चले जाओ, डबल रोटी ले आओ। आप बाजार गए, आपने डबल रोटी खरीदी और डबल रोटी खरीद के लाके आपने रख दी। मम्मी ने कहा था डबल रोटी को फ्रिज में रख देना, तुमने फ्रिज में रखी नहीं, तुमने बाहर जो है डाइनिंग टेबल पर छोड़ दी। अब जब मम्मी ने सुबह डबल रोटी कहा कि डबल रोटी कहाँ रखी है, तुमने कह दिया मम्मी डबल रोटी तुम टेबल पर रखी है। मम्मी कहती तुम डबल रोटी उठा के लाओ। तुमने डबल रोटी उठाई, तुमने जब मम्मी को दिया, जब मम्मी ने पैकेट खोला तो मम्मी कहती हैं कि डबल रोटी के ऊपर तो ये काले काले धब्बे पड़ रहे हैं। बेटा जी तुम कैसी डबल रोटी लेके आए हो? इस डबल रोटी के ऊपर बेटा ध्यान रखना, जो ये काले धब्बे जो पड़े हुए हैं ये सब बीजाणु की वजह से है। जो बीजाणु जो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया चुपचाप कर रहा है। जैसा आपने देखा है बिल्ली चुपचाप घर में आती है, दूध पी जाती है, वैसे ही जो है ये म्यूकर का बीजाणु चुपचाप आपकी जो है डबल रोटी के अंदर आ गया, और आने के बाद में आपकी डबल रोटी को खा रहा है और अपना वंश बढ़ा रहा है। तो ये जो क्रिया होती है ये बीजाणु निर्माण की क्रिया म्यूकर में होती है। जैसा हमने आपको बताया था कि डबल रोटी में जो काले काले कण जो पड़े हुए हैं सब म्यूकर के बीजाणु हैं। अब म्यूकर होता कैसा है इसका हम आपको डायग्राम बताते हैं। म्यूकर एक कवक होता है, फंगाई होती है। ये तंतु बिल्कुल ऐसा होता है जैसे घर के अंदर जो है मम्मी स्वेटर बनती है, स्वेटर उनका बनता है ना, कहो हाँ कि नहीं? अरे भाई मम्मी जो है सिलाई से स्वेटर बनती हैं, बच्चियां आराम से जानती हैं, लड़के स्वेटर बनाते नहीं है, तो तुमको मालूम नहीं है, बच्चियों को मालूम है स्वेटर कैसे बनता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा स्वेटर बनता है उसी तरीके का
यह जो है यह पादप होता है जिसे हम म्यूकर कहते हैं। इस म्यूकर के बहुत सारे जो जाल होते हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम मतलब माई माने मेरा, सीलियम मतलब स्वेटर बुनो, ऐसे करके याद रहेगा। इसमें आगे चल के एक ऊपर से एक संरचना बन जाती है जो गोल होती है, जिसे हम बीजाणुधानी बोलते हैं। बीजाणुधानी, धानी का मतलब होता है संग्रह, जहां पे बहुत सारे बीजाणु इकट्ठे होते हैं उन्हें हम बीजाणुधानी कहते हैं। यह बीजाणुधानी में जब ये बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणुधानी की जो बाहर की जो दीवार है वो दीवार फट जाती है। आप कैसे समझोगे? फूकना है, घर में बर्तले मर रही है, फूकना है। फूकने में तुमने जो है डिफरेंट कलर के जो है छोटी छोटी जो है सबकी पन्नी भर दी बहुत सारी, ऊपर से तुमने इसमें हवा भी बहुत सारा भर दिया। तो एक टाइम ऐसा हो गया जब तुम्हारा ये बैलून या फूकना मैच्योर हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा। वैसे ही बेटे ये बीजाणुधानी में जब बीजाणु पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो इसकी जो है बाहर की बीजाणुधान की जो दीवार होती है उस बीजाणुधान की दीवार को ये फाड़ देते हैं और ये बीजाणु धीरे से यह जमीन के ऊपर या कहीं कोई डब्ल्यूटी मिल जाए या कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए वहां पे ये बीजाणु आके गिर जाते हैं। बीजाणु बहुत समझदार होते हैं बेटा। बीजाणु इंतजार करते हैं कि कब हमको एक सूटेबल या जो हमको जितना तापक्रम मिल जाए, हमें थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाए और डब्ल्यूटी मिल जाए तो बड़ी मजा। ऐसी जगह पर ये आगे चल के बीजाणु अंकुरित होते हैं। अंकुरित में बीजाणु क्या करेंगे कि धीरे से एक नया तंतु विकसित करेंगे और नया तंतु आगे चल के पूरा का पूरा इस म्यूकर का माइसीलियम विकसित कर देगा। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को हम बीजाणु निर्माण कहते हैं। चलो अब बीजाणु निर्माण के बाद में एक और आया चौथे प्रकार का अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। कायक प्रवर्धन को समझने के लिए एक साधारण सा तरीका है। आपने कभी देखा है कि अपनी उंगली काट दी और आपने जमीन में दबा दी और एक नया आदमी बन गया? कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो लोग जो है अपनी जो है जब आदमी अपने दादा परदादा या किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सब लोग जो है जमीन में गाड़ देते, नए दादा परदादा उत्पन्न हो जाते। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कदापि नहीं होता, जीवधारियों में नहीं होता। लेकिन हमारे पेड़ पौधे यह गुण रखते हैं। पेड़ पौधे हमारे ये गुण रखते हैं। उनका कोई सा भी हिस्सा जो है आप काट दोगे, काटने के बाद उसको आप जमीन में दबा दोगे, वो नया हिस्सा निकल के बाहर आ जाएगा, एक दूसरा पौधा बना देगा और वो पौधा हमको फायदा करता है। कि कैसे फायदा करता है तो हम तुमको बेटा एक बार बता चुके हैं। वो ऐसे फायदा करेगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमारी जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन से या सांस से बाहर निकालते हैं उसको ये अपने में शोषण कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ये ऑक्सीजन जो अपने लिए बहुत फायदेमंद होती है, इस ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो
कायक प्रवर्धन में जैसा हमने आपको बताया था, कायक प्रवर्धन जिसमें पेड़ पौधे का कोई सा भी भाग आप तोड़ दो या काट दो, जमीन में डाल दो, डालने के बाद में नया पौधा उत्पन्न कर देगा, इसी को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायक प्रवर्धन को हम सबसे पहले आपको एक पौधे का जो मुख्य अंग पत्तियां होते हैं उसे हम आपको समझाते हैं। कायक प्रवर्धन की विधि, कायक प्रवर्धन की विधि ब्रायोफाइलम से देखते हैं। ब्रायोफाइलम का पौधा छोटा पौधा होता है, लेकिन इसकी पत्ती बहुत मोटी होती है, खूब मोटी, जैसे डबल रोटी होती है ऐसी मोटी होती है। और इस पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से छोटे छोटे जो है शिशु पौधे पड़े रहते हैं। ये शिशु पौधे जब ये पत्ती अधिक उम्र की हो जाती है, बेटा एक बात सदैव याद रखना, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, भगवान ने हर एक का जीवन का एक निश्चित समय बनाया है। पेड़ पौधों का समय किसी का 1 साल, किसी का 2 साल। पीपल हमारा 100 साल जिंदा रहता है तो हमारा बरगद 300 साल जिंदा रहता है, लेकिन मरना तो सभी को पड़ता है। हमारे दादा परदादा थे, जिंदा रहे, हम लोग उत्पन्न हुए, उसके बाद में वो उन सबों की जो है मृत्यु हो गई। ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायोफाइलम पौधे की जब पत्ती बूढ़ी हो जाती है, ज्यादा उम्र की हो जाती है, तो इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे एक पौधे इसके पत्ती के किनारे पर निकल आते हैं, जिसके नीचे की ओर डोरे के समान संरचना होती है जो आगे चल के रूट का काम करती है। इसके ऊपर की ओर हल्की छोटी छोटी पत्तियां हरे रंग की होती हैं जो है पत्ती का काम करती हैं। जब पत्ती ये ज्यादा उम्र की हो जाती है तो इसका हर जो है ये पार्ट एक छोटा सा पौधा कहलाता है। ये इसकी जड़ जमीन में चली जाती है, पत्ती आगे चल के जो है फिर विकसित होकर बड़े पौधे को जन्म देती है। ऐसे एक पत्ती से कई ब्रायोफाइलम के पौधे उत्पन्न होते हैं। यह कायक प्रवर्धन का पत्ती के द्वारा अलैंगिक प्रजनन बताया। चलो अब हम तने की बात करते हैं। तना मुख्य भाग, तना जो जमीन से सदैव ऊपर होता है। तना वह हिस्सा है जो कि पौधे को भोज्य पदार्थ जिसे जड़ अपने आप में शोषण करती है, शरीर के पूरे भागों में यह तना भेजता है। जैसे घर के अंदर पानी काहे के द्वारा आता है बेटा? नल के द्वारा आता है। तो आप ये समझ लो कि नल के जो पाइप होते हैं वैसे ही तने भी एक पाइप के रूप में काम करते हैं। सब जगह जो है भोज्य पदार्थ को भेजते हैं, स्थानांतरण करते हैं। चलिए उसका उदाहरण हम बताते हैं। तने के द्वारा कायक प्रवर्धन। तुमने गन्ना खाया, खाते रहे, गन्ना खाते रहे, थोड़ी देर बाद गन्ने की गांठ आ जाती है। जब गन्ने की गांठ आई तो तुम मम्मी के पास जाते हो, मम्मी अब ये आप ये गांठ को या तो काट दो, नहीं तो मम्मी हम गन्ना नहीं खा पाएंगे। तो मम्मी क्या करती है, उस गांठ को काट देती है। फिर तुम गन्ना खाना शुरू कर देते, फिर गांठ आ जाती है। फिर तुम गुस्सा करते हो, मम्मी ऐसा कैसा, ये गन्ने का पौधा है, थोड़ा खाया फिर गांठ आई, थोड़ा खाया फिर गांठ आई। बेटा ये जो गांठ होती है इसको हम संधि बोलते हैं। संधि। चलो हम गन्ने का आपको हम पौधा, गन्ने का हम तना जो है आपको बना के बताते हैं।
ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया इसका संधि। संधि का मतलब जोड़। इस गन्ने के तने में इस संधि से तुमने देखा होगा कि ऐसे एक मोटी ताकतवर जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें हम पर्व संधि, जिन्हें हम संधि जड़ें कहते हैं। ये संधि जड़ें इसके हर संधि से निकल आती हैं और निकलने के बाद में इसका हर संधि आगे चलकर नया गन्ना बना देता है। हमने जैसे तुमको दो जगह जड़ें बना के बताई, अब देखो ये दोनों जो है आगे चल के नया तना कैसे बनाता है। ये वाला इसका ये हिस्सा है, यह संधि, ये जड़ें जमीन में चली गई, पूरा का पूरा जो है इस गन्ने का तना बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले हिस्से का भी देखो, ये गन्ने का तना है, यहाँ जड़ बनी हुई है संधि, जिसे हम संधि कहते हैं। संधि से जड़ें निकली हैं, ये जमीन में चली गई हैं और इसने आगे चल के पूरा का पूरा गन्ने का तना फिर बना दिया है। तो ये तने से कायिक प्रवर्धन हो गया। इसी प्रकार से और भी पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे जड़ से, मूल से। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पौधे के जड़ से ही जड़ लिया, जड़ काट के लगा दी, उसके कई हिस्से कर दिए, नया आगे चल के वो दोबारा से नए पौधे उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से अलैंगिक की क्रिया इन पौधों में होती है। और भी हम तुमको साधारण से बताते हैं। घर में आलू आते हैं, आलू देखिए तुमने देखा होगा कि आलू के बीच में एक गड्ढा होता है। चलो हम चित्र से आपको समझाते हैं। ये बाजार से आलू लेके आए पापा तुम्हारे। इस आलू में तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, इस गड्ढे को हम आंख बोलते हैं। इस गड्ढे को हम आंख बोलते हैं। ये एक्चुअली ये गड्ढे में जो आंख बनी है, उस आंख से एक छोटी छोटी तुमको ऐसी जड़ निकली हुई मिलेगी। इस हर आंख को तुम काट दो, जैसे आंख नंबर 1, आंख नंबर 2, आंख नंबर 3, इस हर आंख को आप काट दो। काटने के बाद में तुम इस आंख को जमीन के अंदर, हर आंख को जमीन के अंदर दबा दो। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि हर आंख से एक नीचे की ओर जड़ें निकल आती हैं और ऊपर की ओर एक छोटी छोटी हरी रंग की पत्तियां निकलती हैं। ये आगे चल के नए आलू के पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार से पौधे जो है, जितने भी पौधे होते हैं वे अलैंगिक प्रजनन की क्रिया करते रहते हैं।